हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम इटली के एकीकरण की बात करेंगे। जानेंगे कि इटली के एकीकरण के समय वहां की कंडीशंस क्या थीं और धीरे धीरे यहां परिवर्तन कैसे आए। टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इटली के एकीकरण में बैकग्राउंड ऐसा है कि मध्यकाल में इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मेटरनिक तो इटली को मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति कहता था। यहाँ अलग अलग शासक मौजूद थे। लोम्बार्डी वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था और मध्य एशिया में ऑस्ट्रिया से संबंधित राजवंश का शासन था। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली पर फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन था। वहीं पर मेडोना और टस्कनी में ऑस्ट्रिया के राजवंश का शासन था। अब इन अलग अलग शासन के तहत मेटरनिक कहता है कि इटली में एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक शहर दूसरे शहर के विरुद्ध, एक परिवार दूसरे परिवार के विरुद्ध और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध था। लेकिन अब यह इटली को मेटरनिक द्वारा मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति कहना हमें तार्किक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यहाँ रोमन साम्राज्य के चिन्ह मौजूद थे जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को गौरव और सम्मान प्रदान किया गया था। साथ ही पूरे इटली में एक समान भाषा, रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास मौजूद थे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हुई राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर इटली वासियों ने फिर आगे चलकर एकीकरण को भी पूरा किया। चलिए अब एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो पहले है आर्थिक सामाजिक विषमता। इसमें इटली पोप के राज्य से उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भाग में बटा हुआ था। देखिए, रोम में पोप का शासन था। उत्तरी इटली जहां अर्ध औद्योगिक हो गया था, वहीं दक्षिणी इटली पिछड़ा हुआ था। आगे कुलीन और भूस्वामी वर्ग यहाँ एकीकरण में बाधक था, क्योंकि एकीकरण से उनके अधिकार सीमित होते। फिर इटली के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों का प्रभुत्व था, जो हमने पहले ही देखा। जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। वहीं परमा, मेडोना और टस्कनी में ऑस्ट्रिया के राजवंशों का प्रतिनिधित्व था और रोम फ्रांसीसी सेना के अंतर्गत पोप के कब्जे में था। ये सभी तत्व एकीकरण के बाधक थे। फिर आगे रोम में उपस्थित पोप कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रमुख था और वो यहाँ प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था। कैथोलिक ईसाई जनसंख्या भी धार्मिक रूप से यहाँ पर आकर्षित होती थी। यह भी एकीकरण के लिए चुनौती थी। फिर आगे इटली में विभिन्न विचारधाराएं भी मौजूद थी, जिसमें मैजिनी गणतंत्र का समर्थन करता था, वहीं काबूर संवैधानिक राजतंत्र को समर्थन देता था और जियोबर्टी पोप के नेतृत्व में संघ के निर्माण की बात करता था। तो इनमें से किसकी विचारधारा अपनाई जाए, वह भी एकीकरण के सामने समस्या मौजूद थी। अब इन समस्याओं के बाद भी ये देखते हैं कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से सहायक तत्व मौजूद थे। सबसे पहला है फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन। जब नेपोलियन ने साम्राज्यवादी विस्तार के तहत इटली पर नियंत्रण किया और वहां पर एक समान राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, एक समान कानून और सामंत व्यवस्था का अंत करके व्यापारिक गतिविधियों को जब बढ़ाया, तो इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। उन्होंने सोचा कि एक होकर भी रहा जा सकता है। इसके अलावा इटली की धन संपदा, कलाकृतियाँ आदि वो फ्रांस में ले गया। इससे भी इटली की जनसंख्या में अपनी राष्ट्र की धरोहर को बचाने के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जागती है, जो आगे चलकर एकीकरण में सहायक होती है। दूसरा सहायक तत्व है कार्बोनरी संस्था। ये 1810 में स्थापित हुई कोयला मजदूरों की संस्था है, जो कि पूरे इटली में फैली हुई थी। यह गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि विदेशियों को इटली से बाहर करना, और ये धार्मिक उत्सवों के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति पर बल देते थे। इसी के चलते लोगों में इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना जगाई। अगला सहायक तत्व है मैजिनी और यंग इटली। मैजिनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जो इस तरह से कार्य करती थी कि इटली के वासियों में स्वतंत्रता की भावना जगाना, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करके इटली का एकीकरण करना, इटली वासियों के द्वारा ही इटली का एकीकरण करना और विदेशियों से इसे मुक्त कराना। मतलब ये विदेशी सहायता नहीं लेना चाहते थे। मैजिनी गणतंत्रात्मक लोकतंत्र का समर्थन करता था। उसका कहना था कि युवा हृदय में असीम शक्ति और उत्साह होता है। वह लेख और भाषण के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद, देश प्रेम, त्याग और संघर्ष की भावना जगाता था। इसी ने राष्ट्रवाद को बढ़ाया और एकीकरण भी हुआ। चौथा सहायक तत्व है कोयला और लोहा। इन दोनों तत्वों के होने से वहां औद्योगिकरण बढ़ा, परिवहन के साधन बढ़े और यांत्रिकरण भी बढ़ा। इसी के चलते रेलवे का भी विकास हुआ। इससे क्या हुआ कि रेल जहां हो जाती है, वहां पर लोगों का आपस में मेलजोल बढ़ता है। विभिन्न आचार विचार आपस में वे शेयर करते हैं। इसी के चलते आर्थिक सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है और यही राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है। इसीलिए कोयला और लोहा एकीकरण में सहायक सिद्ध हुए। अगला तत्व है कागज और स्याही।
मतलब लेखन कार्य में भी एकीकरण की भावना को प्रोत्साहन मिला। इसमें रासोटी, सिल्विया पेविक जैसे लेखकों ने राष्ट्रीयता की भावना को प्रसारित करने वाले लेख लिखे और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाई। इन सब तत्वों के अलावा इटली में जो कुछ सांस्कृतिक तत्व भी मौजूद थे, जैसे वे एक ही भाषा बोलते थे, एक ही धर्म का फॉलो करते थे, एक ही रीति रिवाज का फॉलो करते थे, इसीलिए इन सब चीज़ों में एकता होने के चलते वहाँ एकीकरण भी बढ़ा। चलिए अब आगे जानते हैं कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कैसी थी। सबसे पहले आता है काबूर का दृष्टिकोण। ये पीडमोंट सार्डिनिया का पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था। काबूर एक यथार्थवादी कूटनीतिज्ञ था। वह कहता था कि इटली का एकीकरण बिना विदेशी सहायता के संभव नहीं है। विदेशी सहायता प्राप्त करने का अवसर उसे क्रीमिया युद्ध से मिला था। अब क्रीमिया युद्ध में क्या हुआ था वो जानते हैं। यह युद्ध 1854 से 1856 के मध्य हुआ था। इसमें एक तरफ था रशिया और उसके विरुद्ध था टर्की। अब यहाँ पे टर्की का साथ दे रहा था फ्रांस, इंग्लैंड और पीडमोंट। अब ऑब्वियस था कि टर्की के साथ इतने सारे लोग थे तो ये ग्रुप जीत गया था। 1856 में इसी में पेरिस सम्मेलन होता है। इसी के चलते काबूर ने इटली की जनता की इच्छा का उल्लेख कर दिया इस सम्मेलन में और इटली के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया गया। इसी के चलते यूरोपीय शक्तियों का ध्यान वहां आकर्षित हुआ और वहां पर इटली के पक्ष में उन्हें सहानुभूति मिली। जब यूरोप के अन्य देश उनके समर्थक हो गए तो उस समय जो पोप और ऑस्ट्रिया का इटली के अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण था, उनके विरुद्ध यूरोप के अन्य देश हो गए और माना जाने लगा कि पोप और ऑस्ट्रिया इटली के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब क्रीमिया युद्ध को जीतने के बाद काबूर की या पीडमोंट की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। इसलिए पीडमोंट जैसे छोटे राज्य को अप्रत्यक्ष रूप से इटली का नेतृत्व करता मान लिया गया। साथ ही इटली में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होने से मौजूदा फ्रांस के नेपोलियन थर्ड काबूर से इतने प्रभावित हुए कि उसने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो काबूर ने फ्रांस के रूप में एक विदेशी शक्ति का सहयोग प्राप्त कर लिया उस समय और लोम्बार्डी के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। 1858 में प्लॉम्बियर्स की संधि होती है, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में पीडमोंट को 2 लाख सैनिक की सहायता देने का वचन किया था और इस सहायता के बदले नेपोलियन को नीस और सेवॉय का क्षेत्र दिया जाता। इस संधि में 1859 में फ्रांस के सहयोग से पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और लोम्बार्डी पर नियंत्रण कर दिया। इसी के साथ एकीकरण की ठोस शुरुआत हो जाती है। इसी संदर्भ में कहा गया कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ है। इटली के एकीकरण में दूसरा चरण था विल्ला फ्रैंका का विश्वघात। 1859 में जब पीडमोंट और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ, जिसमें पीडमोंट के साथ फ्रांस था, तो उसी समय 1859 में ही विल्ला फ्रैंका की संधि या ट्रीटी होती है। यह ट्रीटी फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ की थी और फ्रांस युद्ध से अलग हो जाता है। हुआ क्या था कि प्रसा ने ऑस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली थी, इसीलिए फ्रांस को ऑस्ट्रिया के साथ संधि करना पड़ा और युद्ध से अलग होना पड़ा। ऐसी स्थिति में काबूर की योजना अवरुद्ध हो गई। इसे विल्ला फ्रैंका का विश्वासघात कहा जाता है। इसी संदर्भ में कहा गया कि अभी उस देश ने विजयोल्लास का प्याला अपने होठों से लगाया ही था कि वह गिरकर चकनाचूर हो गया। ये बात काबूर और इटली के लिए कही जा रही है। लेकिन फिर भी पीडमोंट ने लोम्बार्डी का क्षेत्र जीत ही लिया था। फिर आगे देखते हैं विल्ला फ्रैंका का विश्वासघात होने के बाद एकीकरण कैसे हुआ। तो परमा, मोडेना, टस्कनी आदि में जन विद्रोह होने लगे थे और वे पीडमोंट से मिलने की मांग करने लगे थे। मतलब राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी अब। तो काबूर द्वारा यहाँ जनमत संग्रह कराया गया। फ्रांस द्वारा इसे मंजूरी भी दे दी गई और इसमें फ्रांस को नीस और सेवराय का क्षेत्र मिला। अब देखिए, इसी समय एक गैरीबॉल्डी नामक लाल कुर्ती स्वयंसेवकों का नेता था। वह जन्मा था नीस में और नीस तथा सेवराय का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया। इसलिए गैरीबॉल्डी ने कहा था कि उसने मेरी जन्मभूमि को बेच दिया और मुझे विदेशी बना दिया। अब गैरीबॉल्डी की कहानी हम डिटेल में आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि दक्षिणी इटली में एकीकरण कैसे हुआ था। तो यहाँ पर नेपल्स और सिसिली में तो जन विद्रोह हो रहा था, वहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया गया था। इसी समय 1000 लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ गैरीबॉल्डी पहुंचता है वहाँ और तलवार के बल पर नेपल्स और सिसिली को जीतता है और खुद को शासक घोषित कर देता है। मतलब जनमत संग्रह का विरोध करता है एक तरीके से वो। साथ ही गैरीबॉल्डी रोम और वेनेशिया पर भी नियंत्रण करने की घोषणा करता है। इससे काबूर चिंतित होता है क्योंकि रोम में पोप के राज्य की सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी सैनिक मौजूद थे और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। यदि गैरीबॉल्डी इन दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण करता तो वहां पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया एक हो जाते, जिससे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया बाधित हो सकती थी। इसलिए काउंट काबूर कहता है कि हमें इस पागल गैरीबॉल्डी से इटली को बचाना है और काबूर ने पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल को गैरीबॉल्डी से नेपल्स और सिसिली प्राप्त करने के लिए आगे किया।
फिर गैरिबॉल्डी ने भी देश प्रेम और त्याग की भावना का परिचय देते हुए इन क्षेत्रों को सौंप दिया और यहाँ भी जनमत संग्रह के माध्यम से पीडमोंट के साथ विलय हुआ। अब आगे बचे थे सिर्फ रोम और वेनेशिया के क्षेत्र का विलय होना। इनका विलय सेडोवा और सेडान के युद्ध के बाद हुआ। इसमें हुआ यह था कि जर्मनी के एकीकरण के क्रम में जब प्रशा ने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया था तो वेनेशिया पर पीडमोंट का नियंत्रण स्थापित हो गया था और जनमत संग्रह के द्वारा वेनेशिया का विलय पीडमोंट में किया गया था। इसी तरह 1870 में सेडान के युद्ध में प्रशा ने फ्रांस को पराजित कर दिया था और युद्ध के दौरान फ्रांस को रोम में रखी अपनी सारी सेना हटानी पड़ी थी। ऐसी स्थिति में विक्टर इमैनुअल ने रोम पर नियंत्रण कर जनमत संग्रह के माध्यम से उसका विलय किया। इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हुआ। एकीकृत इटली की राजधानी रोम बनाई गई। विक्टर इमैनुअल इटली का शासक बना। उसे अपने राज्य को छोड़कर रोम आना पड़ा और इसी तरह पीडमोंट का इटलीकरण हुआ और अब इटली महज भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं रह गया था। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।